इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक अन्य जाल प्रमेय के ऊपर जिसका नाम है पारस्परिकता प्रमेय। पारस्परिकता प्रमेय ये कहती है कि रैखिक प्रतिबाधाओं से युक्त कोई भी एक जाल है, कोई परिपथ है, रैखिक प्रतिबाधाएं है, उसमें अरैखिक प्रतिबाधाएं नहीं है। तो पहली शर्त क्या हो गई, प्रतिबाधाएं कैसी होनी चाहिए, रैखिक प्रतिबाधाएं होनी चाहिए। रैखिक प्रतिबाधाओं के बारे में मैंने पहले के वीडियो में आपको बता दिया था कि रैखिक प्रतिबाधाएं कौन कौन सी होती हैं। तो रैखिक प्रतिबाधाओं का कोई जाल है तो उस परिपथ में किसी एक लूप में यदि विद्युत वाहक बल का स्रोत स्थित है, किसी एक लूप में स्थित है, और तो दूसरे लूप में यदि वो धारा I उत्पन्न कर रहा है, यानी कि एक लूप में स्थित है, दूसरे लूप में धारा I उत्पन्न करता है, तो यदि उस विद्युत वाहक बल के स्रोत को दूसरे लूप में ले जाएं, दूसरे पास में ले जाएं, तो प्रथम लूप में भी धारा I ही उत्पन्न करेगा। यानी कि पारस्परिक, जैसा कि नाम है पारस्परिक, यानी कि प्रथम लूप में E है, विद्युत वाहक बल का स्रोत क्या है, E है, तो दूसरे लूप में धारा I उत्पन्न करता है। अब यदि उसी स्रोत को दूसरे लूप में यदि हम ट्रांसफर कर दें तो प्रथम पास में धारा I ही उत्पन्न करेगा। अर्थात प्रथम लूप से दूसरे लूप को अंतरित प्रतिबाधा ZT12, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि पास 1 से 2 में स्रोत के द्वारा अंतरित प्रतिबाधा ZT12 इक्वल टू क्या होता है, E1/I2 होता है। यानी कि इसके कारण, यानी कि प्रथम पास में विद्युत वाहक बल का स्रोत था, द्वितीय पास में I धारा उत्पन्न हो रही थी, तो उसको हमने I2 नाम दे दिया था। तो प्रथम से द्वितीय पास को अंतरित प्रतिबाधा ZT12 कहा गया, तो E1/I2। तथा इसी प्रकार यदि द्वितीय पास में, यानी कि दूसरे पास में हम E को दूसरे पास में ले जाते हैं, तो प्रथम पास में धारा यदि I1 प्राप्त होती है, तो ZT21, यानी कि द्वितीय पास से प्रथम पास को अंतरित प्रतिबाधा E2/I1 होगी। और इस प्रमेय के अनुसार ये दोनों मान समान प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रथम पास के द्वारा द्वितीय को अंतरित प्रतिबाधा और द्वितीय से प्रथम को अंतरित प्रतिबाधा का मान समान प्राप्त होता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं, इस प्रमेय को प्रूव कर सकते हैं कि यदि एक पास में विद्युत वाहक बल का स्रोत है तो दूसरे पास में I धारा उत्पन्न होती है, तो उस विद्युत वाहक बल के स्रोत को दूसरे पास में यदि हम शिफ्ट कर दें तो प्रथम पास में I धारा ही उत्पन्न होगी। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करता हूं। तो देखिए, ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया, जिसमें विद्युत वाहक बल क्या है, E है। ये Z1, Z2 और ये Z3 यहां पर, Z1, Z2 और ये Z3। तो अब देखिए, यहां पर धारा प्रवाहित हो रही है, सपोज I1, और इधर धारा चली गई कितनी, I2, यानी कि यहां से ये सब्जी थी, यहां से वोल्टेज डिवाइड हो गई। तो Z1, Z2 और Z3, यानी कि अब इसमें हम ये प्लस हो गए, ये माइनस हो गए। किरचॉफ का वोल्टेज नियम यदि लगाते हैं, किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाने के बाद में हम देखते हैं कि E इक्वल टू क्या आ जाएगा, Z1 इंटू प्लस Z3 इंटू I1, Z1 प्लस Z3 इंटू I1 माइनस Z3 इंटू I2। यानी कि प्रथम पास में किरचॉफ का वोल्टेज नियम यदि हम लगाते हैं तो इस पास में E विद्युत वाहक बल का स्रोत है, इसमें नहीं है, तो इस पास में लगाया तो Z1 और Z3 से धारा I1 इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, Z3 से I2 धारा भी नीचे से ऊपर की तरफ आएगी, तो यहाँ माइनस साइन आ गया। दूसरे पास में लगाने पर इसमें कोई विद्युत वाहक बल का स्रोत नहीं है, इसलिए 0 इक्वल टू Z2 इंटू I2, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं ये धारा जो है ये इस प्रकार से आ रही है, तो हम कह सकते हैं Z2 प्लस Z3 इंटू I2, Z2 प्लस Z3, यानी कि इधर से धारा गई। अब ये जो धारा थी I1 के ऊपर से आ रही है, इसके विपरीत है, तो माइनस Z3 इंटू I1 प्लस ये, यानी कि दोनों में किरचॉफ का नियम यदि लगाते हैं
तो हमारे को ये दो समीकरण प्राप्त होते हैं, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। क्योंकि इस पास में विद्युत वाहक बल का कोई स्रोत नहीं है, तो यहाँ से देखिए ये धारा प्रवाहित हुई, तो ये इधर से जाके ऊपर आएगी और ये I1 ऊपर से नीचे है, ये नीचे से ऊपर आ रही है, तो ये विपरीत दिशा में प्रवाहित हुई। तो -Z3 × I1 प्लस Z2 प्लस Z3 × I2, ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त होता है। अब समीकरण 1 और 2 की सहायता से यदि हम I2 का मान ज्ञात करना है, समीकरण नंबर 1 और 2 की सहायता से हमारे को केवल I2 का मान ज्ञात करना है, तो I2 का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ I1 का मान यहाँ से यहाँ रखेंगे, तो Z3 × E या E × Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 मान प्राप्त होगा। ये समीकरण नंबर क्या हुई? 3 हो गई। E × Z3 Z1 × Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 × Z1, यह मान I2 का प्राप्त होता है, यानी कि समीकरण नंबर 3 I2 का मान प्राप्त होता है। अब देखिए, अब मैंने कहा कि इस प्रमेय के अनुसार, प्रमेय वही है, सर्किट आपका ये था, अब इस सर्किट में ये जो विद्युत वाहक बल का स्रोत था, इसको शिफ्ट कहां करना है? यहां करना है। तो देखिए, ये Z1 था, ये Z2 था और ये Z3 था। यहाँ I2 धारा प्रवाहित हो रही थी, ये प्लस और ये माइनस हो गया। यानी कि हमने केवल क्या किया है, E जो विद्युत वाहक बल का स्रोत था, प्रथम पास में स्थित था, उसको हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? द्वितीय पास में शिफ्ट कर दिया है। और अब इसके कारण से जो धारा आएगी उसको मैं इस प्रकार से लिखता हूं, ये हो गई I2 डैश और ये इधर से हो जाएगी I1 डैश। तो यदि यहाँ पर हम किरचॉफ का नियम लगाते हैं वापस, जैसे इसमें किरचॉफ के नियम लगाए थे, वैसे ही इसमें यदि किरचॉफ का नियम लगाते हैं, तो पहले इसमें तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा? Z2 प्लस Z3 × I2 डैश, धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, ये धारा ऊपर नीचे से ऊपर जाएगी, तो -Z3 × I1 डैश। ठीक है, समीकरण नंबर हो गया 4। इस पास में विद्युत वाहक बल का स्रोत स्थित है, इसलिए E इक्वल टू Z2 प्लस Z3 × I2 डैश माइनस Z3 × I1 डैश। किरचॉफ का नियम लगाना है, सिंपल काम है, ज्यादा हार्ड है नहीं। किरचॉफ के नियम यदि समझ में आ रहे हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब दूसरे पास में, इसमें देखिए, इसमें पहले I2 डैश और I1 डैश बाद में है, तो पहले I2 डैश, यानी कि ये ऊपर से नीचे आ रही है, ये नीचे से ऊपर जा रही है, तो -0 इक्वल टू -Z3 × I2 डैश प्लस Z1 प्लस Z3 I1 डैश। समीकरण नंबर क्या हो गया? 5। यानी कि इस विद्युत वाहक बल, इस दूसरे पास में विद्युत वाहक बल का स्रोत नहीं स्थित है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? 0 आएगा। और -Z3 × I2 डैश प्लस Z1 प्लस Z3 × I1 डैश। अब इस समीकरण को I1 डैश के लिए सोल्व करते हैं, तो I1 डैश का मान क्या आता है? सोल्व कर लीजिए आप लोग पेन कॉपी निकाल के सोल्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यदि इस बार सोल्व करूंगा तो वापस I2 डैश का मान यहाँ से इसमें रखेंगे और I1 डैश का मान आ जाएगा Z3 × E अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 मान प्राप्त होगा। समीकरण नंबर 6। अब देखिए, समीकरण नंबर 3 और 6 समान है, यानी कि समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 6। 3 में देखिए I2 का मान था, I2 इस पास में विद्युत वाहक बल के स्रोत होने के कारण से दूसरे पास में धारा का मान है, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर देखिए, दूसरे पास में विद्युत वाहक बल का स्रोत होने के कारण से प्रथम पास में धारा है, समीकरण नंबर 6, और दोनों का मान समान प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि
इसका मतलब ये हुआ पता है I2 इक्वल टू I1 डैश, यह मान प्राप्त होता है। यह मान प्राप्त होता है I2 इक्वल टू I1 डैश, और I बराबर क्या होता है V अपॉन R। तो V क्या हो गया, E हो गया दोनों ही समीकरण में, और R का मान क्या हो गया, ये हो गया, यानी कि इंपीडेंस क्या हो गई, ये समीकरण 3/6 से ZE12 इक्वल टू ZE21 इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 अपॉन Z3, यानी कि Z3 सब यहां से Z3 को नीचे मान सकते हैं, तो यह अंतरिक्ष प्रतिबाधा का नाम मान आ गया समीकरण 7 में। तो जो हमने बात करी थी पारस्परिकता प्रमेय के लिए, जो इसका स्टेटमेंट था, हमने यहाँ पर उसको प्रूव कर दिया है। तो आई थिंक अब आपकी जाल प्रमेय सारी की सारी कंप्लीट हो जाती है।